Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's class. First of all, we will check out the table of contents, and here these are the topics which we are going to cover. And the very first one is related to the caste census. A lot many things has been pointed out in this one. बहुत सारी चीजें जो हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो मेंशन किया हुआ है, that would be really very good for us. So specifically GS paper 2 से ये important हो जाएगा. Global Hunger Index, this is from the prelims perspective, this is important. तो इस चीज को हम कवर करेंगे. आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, सो दैट वी विल बी चेकिंग इनटू दिस थिंग. कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वहां से हम कलेक्ट करेंगे. एंड देयर हैज बीन वन जाइंट होल, ओजोन होल, विच हैज बीन फाउंड ओवर देयर ऑन दी एंटार्कटिक. तो ये भी है जो हम कवर करेंगे जीएस पेपर 3 प्लस प्रीलिम्स के लिए. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज important from our prelims perspective specifically. So before proceeding ahead, this is the news and the news is related to pre-sure. You can definitely join this thing. इसको join करिए and join करने के बाद अपना जो भी टेंशन है related कि pre होगा कि नहीं होगा, with this pre-sure definitely your prelims will be a short thing. And if you want to get the any kind of information, detailed information चाहिए, तो you can definitely contact on these numbers. ये numbers पे आप contact कर सकते हो. You will be getting complete detailed information related to this. Let's get started with the very first topic, and the first topic is related to the India's rank in the Global Hunger Index. इंडिया जो है वो 125 कंट्रीज में से इसकी रैंकिंग 111 रही है, विच इज नॉट वेरी गुड. बहुत ही खराब इंडेक्स है बेसिकली यहाँ पर. तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, पहले हम इस आर्टिकल का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी आपको. तो यहाँ पे जो 125 में से 111 रैंक जो है वो इंडिया को यहाँ पे मिला है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर वर्स्ट कंट्रीज का अगर हम देखें तो इसमें अफगानिस्तान, हैती और जो सब सहारन कंट्रीज हैं, 12 सब सहारन कंट्रीज हैं, वो सभी के सभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं देन दैट ऑफ इंडिया. इंडिया की जो स्कोर रही है इन दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो 28.7 है, जो कि बहुत ही खराब है ऑन 100 पॉइंट स्केल. तो जस्ट इमेजिन 100 में से आउट ऑफ 100 वी हैव स्कोर्ड दिस मच. This is really very bad score. and when अब यहाँ पे जो है 0 अगर आपकी रहती तो 0 जो है it actually represents no hunger and 100 का मतलब होता है that it is the worst. अब यहाँ पे अफगानिस्तान, हैती एंड जितने ये जो 12 सब सहारन कंट्रीज हैं, इनका यहाँ पे बता रहा है that they are actually worse. So it means that nearby 100 इनकी रैंकिंग जो मतलब स्कोर है वो रही होगी. इंडिया का जो हंगर कंडीशन है इसको लेकर के पॉइंट आउट किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्कोर, अकॉर्डिंग टू द रैंक, दैट इट इज सीरियस. ओके, कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन है. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया में जो है काफी ज्यादा कोशिश करी जा रही है भारत में कि हम फूड सिक्योरिटी जो है इसको अचीव कर सके. ओके, फूड सिक्योरिटी जो है इसको अचीव किया जा सके, बट डिस्पाइट putting a lot of effort, then also we are not actually able to do this thing. This is the kind of problem over here. Now let's discuss about this thing a little bit more. Global Hunger Index जो है इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं. तो Global Hunger Index, अब इसमें पॉइंट वाइज अगर आपको बता दें तो इंडिया की जो स्कोर है अभी जस्ट मैंने आपको बताया 28.7 है. इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 111 ऑफ 125. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज एक्चुअली बीइंग डिसाइडेड कि भाई क्या रैंकिंग होगी, मतलब उसी के हिसाब से स्कोरिंग दी जाती है. तो यहाँ पे जो स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट थिंग इज द चाइल्ड स्टंटिंग. ओके, चाइल्ड स्टंटिंग हो गई. एक पॉइंट ये हो गया, मतलब फैक्टर्स कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर के स्कोरिंग होती है. सो चाइल्ड स्टंटिंग हो गई. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज चाइल्ड वेस्टिंग. ओके,
third one is the child mortality rate. Okay, child mortality and child mortality हो गई, and last one is the undernourishment. Okay, right. So these are the 4 points on the basis of which score जो है वो यहाँ पे दिया जाता है. अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपको याद रखना जरूरी है ऑल ओवर अगेन, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. Okay, so that is the reason you should know that child stunting, child wasting, child mortality and undernourishment, these are the factors on the basis of which the global hunger index scoring is actually being provided. अब यहाँ पे आपको समझना है कि स्टंटिंग क्या होती है. तो स्टंटिंग इज एक्चुअली द लो वेट, लो हाइट फॉर एज. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द लो हाइट फॉर वेज, सॉरी एज, वेज बोल दिया मैंने. लो हाइट फॉर एज मतलब जितनी हाइट है, मतलब जितनी एज है उस हिसाब से उसकी हाइट नहीं है. ओके, सो दैट इज द स्टंटिंग. ओके, अब वहीं पे ही जब ये चाइल्ड वेस्टिंग की बात आ जाती है तो दैट इज लिटिल डिफरेंट. अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि लो वेट फॉर हाइट इज देयर. व्हाट इज इट? लो वेट फॉर हाइट, लो वेट फॉर हाइट. ठीक है, कि इसमें क्या है कि आपकी जिस हिसाब से हाइट है उस हिसाब से वेट नहीं है. ओके, ये पॉइंट्स, ये कुछ चीजें जो है प्लीज ध्यान में रखिएगा. सो आई एम रिपीटिंग ऑल ओवर अगेन. चाइल्ड स्टंटिंग इज द लो हाइट फॉर एज, जो एज है उसके हिसाब से हाइट छोटी है. चाइल्ड वेस्टिंग मीन्स कि जिस हिसाब से हाइट है उस हिसाब से उसका वेट नहीं है. चाइल्ड मोर्टालिटी, तो ऑल ऑफ यू नो दैट द डेथ रेट पर 1000 एंड देन दी अंडर नरिशमेंट, आपको कितना न्यूट्रिशनल चीज जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट. नाउ ऑल ऑफ दीज आर ऑफ द अंडर 5 एज, चिल्ड्रन हु आर अंडर 5. ओके, अंडर 5 एज. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि अब चाइल्ड मतलब कितने तक के बच्चों का, राइट. अब यहाँ पे एक और चीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के एक चीज यहाँ पर एक और आपको जानने वाली बात है, वो है दैट इट इज अ टूल फॉर कॉम्प्रीहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर. ओके, फॉर कॉम्प्रीहेंसिवली कवरिंग एंड मेजरिंग द हंगर at regional, global level. Okay, at the regional and global level, so that is what it actually does, कि आप रीजनल लेवल पे भी पता कर ले, उसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे भी जो चीजें हैं वो पता कर रहे हो. ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस थिंग, दैट इज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ओके, तो ये पॉइंट हो गया. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल, एंड जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द केस फॉर द कास्ट सेंसस. ठीक है, ये चीज अब हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद वी विल बी डूइंग द अदर पार्ट. दिस इज रियली वेरी गुड आर्टिकल, एंड यहाँ पर जो है अभी कास्ट सेंसस को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स चल रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली बिहार ने जो है कास्ट सेंसस रिलीज किया है, एंड उसके बाद बहुत सारी चीजों को लेकर के डिबेट हो गई है, एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द रिजर्वेशन, राइट, रिजर्वेशन को लेकर के स्पेसिफिकली. अब जब रिजर्वेशन को लेकर के स्पेसिफिकली यहाँ पर इतना ज्यादा पॉइंट्स जो है वो क्यों बेसिकली रेज किया जा रहा है, राइट. तो रिजर्वेशन को लेकर के स्पेसिफिकली इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द बिहार सेंसस जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी, राइट, तो बिहार के सेंसस में ये चीज दिखाया गया था दैट आउट ऑफ 13 करोड़ पीपल, जो 13 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है, out of that 63% are the OBCs. Okay, 63% of the peoples are the OBCs and the extremely backward category. Those people who falls under the OBCs and the extremely backward categories. These are the ones.
जो कि इसमें से सॉरी क्लासेस, कैटेगरीज मतलब क्लासेस उसके अंतर्गत आते हैं 63%, विच इज रियली वेरी ह्यूज नंबर. सो यू कैन रिमेंबर, यू कैन एक्चुअली रिकॉल, अगर आपने पहले इस चीज को कवर किया हुआ है तो देयर इज वन केस एंड दैट केस इज द इंदिरा शॉनी केस. Right. In this particular case only this has been decided कि 50% से ऊपर का जो reservation है वो नहीं दिया जाएगा. ओके, जो reservation की बात होती है ना, तो उसमें 50% का ये जो है ये एक सीलिंग डिसाइड कर दी गई थी कि इस सीलिंग के ऊपर reservation नहीं होगी. Right. Despite what is the population of the other people, other caste people and all. It doesn't matter. Okay, so despite that this has been decided कि 50% ही जो reservation है उतना ही होगा, 50% रहेगी open, that is for the general one. Okay, so this has been actually decided. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, the question is actually being raised and question इस चीज को लेके raise किया जा रहा है कि अगर suppose अब यहीं पे ही देख लो ना 63%, 13 crore, अब सोचो कि this is more than 50%, तो how you can actually justify this thing and this thing, how can you justify this, right? तो इन्हीं सारी चीजों से related जो है question raise हो रहा है. and apart from that this is also being said that कि हम लोग जो है ये पूरे इंडिया लेवल पे कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे हैं, this should be done. okay, अब यहाँ पर एक और कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है एंड दैट इज रिलेटेड टू द कास्ट सेंसस दैट व्हेन इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड. सो ब्रिटिशर्स ने ही कास्ट सेंसस जो है वो एक्चुअली स्टार्ट कर रहे थे एंड दे डिड इट इन 1881. 1881 में जो है इन्होंने पहला कास्ट सेंसस किया था एंड इन्होंने ये कास्ट सेंसस कंटिन्यूअसली कंटिन्यूड करते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. And the last caste census they did was in 1931. उन्होंने जो किया था वो 1931 में किया था, स्टार्टिंग 1881 एंड देन 1931 में जो है वो लास्ट कास्ट सेंसस जो है उन्होंने किया था अपने अंडर. राइट, सो दिस वाज डन. अब यहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स हैं तो ब्रिटिशर्स ने ये जो कास्ट सेंसस किए थे तो दैट वाज ऑन द अदर बेसिस. इट मीन्स दैट कि अगर आप इनके मोटो पूछो कि भाई इनका मोटो क्या था, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था इस चीज को लेकर के, सो डेफिनेटली दैट वाज द डिवाइड एंड रूल वाला फंडा था इनका. ठीक है, और किस तरीके से हम जो है यहाँ की पॉपुलेशन का हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं. Okay, how we can basically get the best out of the population over here. It means specifically benefit in the sense कि हम इनको और किस तरीके से exploit जो है वो actually कर सकते हैं. That is what was the main reason, main motto behind these kind of the caste census. It was, देखो अभी अगर caste census होता है, right, कास्ट सेंसस अगर अभी होता है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अब इसमें से कास्ट सेंसस होने के पीछे जो है मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. एक तो है पॉलिटिकल फैक्टर इज देयर, राइट, पॉलिटिकल फैक्टर हो गए. एक और इसका पीछे का फैक्टर मतलब वोटिंग के लिए, दैट इज द वन. दूसरा इसका हो जाता है रिजर्वेशन का फंडा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट द पीपल, आपको अपनी जनता के बारे में जानना जरूरी होता है कि क्या किस हिसाब की जनता जो है अपना है यहाँ पर है. उसके बाद अकॉर्डिंगली यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स एंड ऑल. तो ये हमारे गवर्नेंस के पर्पज से जो है ये सारी चीजें हो गई. ओके, तो कास्ट सेंसस इन सारी चीजों में जो है वो हेल्पफुल रहेगा अगर आप उसको जुडिशियली जो है यूज करते हो तो, राइट. सो इन दैट वे इट माइट बी यूजफुल फॉर यू. बट ऐसा ये ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स की जब बात आती है तो वो इस पर्पज से नहीं करते थे. दे वर डूइंग फॉर देयर ओन बेनिफिट. ओके, एक्सप्लॉयटेशन. अब जैसे कि ब्रिटिशर्स जो है ये इंडिया में या फिर जो भी कॉलोनीज जिन्होंने बनाया है, दे ऑलवेज वर इन सर्च ऑफ द रिसोर्सेज. ओके,
how we can exploit these, how we can make the best out of this, and what we can do with that, right? What we can do with that. So they always used to do the surveys. वो हमेशा जो है वो surveys किया करते थे, be it the natural resources, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर ये अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें वो भी. सो एवरीथिंग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बेसिकली यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेंशन किया गया है यहाँ पे इस आर्टिकल में, तो इसलिए भी मैं ये सारी चीजें जो है वो आपको बता दे रही हूँ. ओके, व्हेन दे यूज्ड टू डू द सर्विस, तो जो भी उनको नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिलती थी, सो दे यूज्ड टू थिंक कि इसको क्या किया जाए. कोई मिनरल मिला है, कोई प्लांट मिला है, तो बोटानिकल सर्वेस भी होते थे. ये क्या बोलते हैं, एनिमल्स को लेकर के भी दे यूज्ड टू थिंक अ लॉट मेनी थिंग्स. व्हाटएवर वाज फाउंड ओवर हियर, व्हाटएवर, सारी चीजों को लेकर के इनका रहता था कि हम क्या करें, इसका क्या बेनिफिट जो है हम इसका ले सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द फंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स. खैर, अब आते हैं हम इस आर्टिकल में. इस आर्टिकल में लॉट मेनी थिंग्स दे हैव पॉइंटेड आउट, बहुत सारे जो है हमको इन्होंने ये दिए हुए हैं, डेटा बहुत सारे दिए हुए हैं. तो यू कैन सी, चेक दिस आउट. एवरेज मंथली पर कैपिटा, एवरेज मंथली पर कैपिटा, एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है एसटीज, एससीज, एसटीज का, एससीज का एंड ओबीसीज का रूरल एरिया में. तो एसटीज का जो रूरल एरिया में है दैट इज दी 65%. ओके, एससीज का जो है दैट इज 73% एंड ओबीसीज का जो है वो 84% है. ठीक है, ये क्या बता रहा है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन बता रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब स्पेसिफिकली खर्चे बता रहे हैं कि किस हिसाब से जो है वो होता है. ये डेटा हमको कहाँ से ये सारी चीजें की डेटा मिला है, दैट हैज बीन फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे 2011-2012, यहाँ से हमको ये मिला है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द अर्बन, सॉरी, रूरल एरिया. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द रूरल एरिया, यहीं पे सॉरी ये अर्बन एरिया का था, अब हम जो है रूरल, सॉरी ये रूरल एरिया का था, अब हम जो है अर्बन एरिया की बात करें. यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगी तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, राइट, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया. रूरल एरियाज में एससीज, एसटीज, ओबीसीज. ओके, तो ये यहाँ पे जो है इनका 65% कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इनका 73% है और इनका 84% है. किसमें, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. ओके, अब वहीं पे ही आप आओ यहाँ पर अर्बन एरियाज में. तो अर्बन एरियाज में यहाँ पर 68% है. दिस इज ऑफ द एसटीज. ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये दिस इज दी 65%, दिस इज दी 73%, दिस इज 68% and this is 63% and this is 70%. ओके, ये सारा जो डेटा यहाँ पर दिख रहा है दैट इज ऑफ द 2011 एंड 12, 2011-12 का है ये. ओके, क्योंकि उसके बाद तो जो है वो सेंसस धरा पड़ा हुआ है, नथिंग हैज बीन एक्चुअली डन ओवर हियर. ये का सेंसस होना है, नहीं होना है, और बहुत सारी चीजों को लेने की, बहुत सारी चीजों की वजह से दिस हैज एक्चुअली नॉट बीन डन. अब यहाँ पर ये परसिस्टेंट इनइक्वालिटी जो है वो कास्ट कैटेगरीज में थ्रू आउट इंडिया, उस चीज को जो है ये दर्शाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर के वी हैड डन इन आर डीएनए ऑल्सो अर्लियर. स्टार्टिंग में जो है बहुत सारे, आई गेस जुलाई और अगस्त में बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो आ रहे थे. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर के. तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इट्स लाइक, देखो सिर्फ हम लोग जो है ना पहले पॉवर्टी न्यूट्रिशन के बेसिस पे, खाने के बेसिस पे जो है सिर्फ उसी के ऊपर करते थे पॉवर्टी का एस्टिमेशन एंड ऑल. बट पॉवर्टी डजंट मीन कि सिर्फ खाने को ही लेकर के. पॉवर्टी बहुत सारी तरीकों की हो सकती है. like you are not able to spend on your health, you are not able to have the basic aspects, basic चीजें भी आप जो है नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो. तो मल्टी डायमेंशनल है. पॉवर्टी इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू फूड ओनली, बट बहुत सारी चीजें जो है वो पॉवर्टी के कैटेगरी में है.
तो काफी टाइम ऐसा भी होता है कि पॉवर्टी की किस तरीके से हम उसको कैलकुलेशन करें, उसको भी लेकर के एक सेंसस, एक जो क्या कहते हैं कि मतलब एक कंसेंसस जो है उस पे नहीं आ पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, एंड एवरीवन इज एक्चुअली हैविंग all the different kind of aspects related to this thing. Okay, chalo. On average, 25% of Indians were multidimensionally poor in 2015-16. 25% of the Indians. Poverty ratio among STs was this much. SCs में 29.2%, OBCs में 24.5% एंड अदर्स में 14.9% था. तो इसके हिसाब से देखिए तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेशियो हमको किस में दिख रही है, एसटीज में दिख रही है, जहां पर कि इनका 44.4% है, एससीज में 29.2% है. ओके, तो दिस इज लाइक डिक्रीजिंग वे में है यहाँ पर, ठीक है, एंड अदर्स में 14.9% है. ओके, दैट इज द वन ओवर हियर, राइट. अब यहां पर the kind of estimation which is actually being made on the basis of that STs, SCs and OBCs जो है, अगर इन सभी को साथ में ले ले तो इंडिया की पॉपुलेशन का 73% हो जाएंगे. ओके, 73% हो जाएंगे. अगर आप जो है SCs, STs, OBCs इनको ले लो तो दे आर इक्वल टू 73% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ओके, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. यहीं पे ही अगर पॉवर्टी के बेसिस में हम करें एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ठीक है, पॉवर्टी के एस्पेक्ट में करें तो 84% है ये. 84% अगर पुअर के बेसिस पे अगर हम करेंगे, कंट्रीज के जितने पुअर है उसके हिसाब से 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि डायमेंशनली पुअर कैटेगरी में आते हैं. मल्टी डायमेंशनली पुअर कैटेगरी में तो सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर कैटेगरी में कौन आ रहे हैं, ओबीसी के लोग. ओके, ओबीसी के लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के हिसाब से it has been shown that while almost 28% of all Indians, पूरे इंडियंस के 28% जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर थे. 2015-16 का ये बात बता रहा है, ठीक है. सो 2015-16 में जो है राइट, 2015-16 में जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से अगर देखें तो इट इज एक्चुअली सेइंग कि 28% जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है. अब मल्टी डायमेंशनली पुअर है तो उसमें बाकी सभी का जो है क्या है सीन इसमें, ठीक है, अदर्स का, राइट. अब यहाँ पर एससीज जो है, सॉरी ये जो एसटीज हैं वो है 50.6%, मतलब जितनी भी हैं इनकी उनकी 50.6% जो है वो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी मतलब पुअर कैटेगरी में आते हैं. एससीज 33.3% है, ओबीसीज 27.2% है एंड अदर्स जो है वो 15.6% है. बट these were the data of the 2015-16, ठीक है, 2015-16 का है ये स्टडी. तो उस टाइम से अभी जो है डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजों का जो है चेंज डेफिनेटली हुआ होगा, राइट. सो दिस हैज बीन एक्चुअली इंक्रीज्ड ओनली. नाउ अब हम यहाँ पे दूसरी जगह पे देखें, दूसरा पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो अमंग मुस्लिम्स इज एट 31%. मुस्लिम्स की कैटेगरी में क्या, मुस्लिम्स में क्या हो रहा है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, सो इट स्टैंड्स एट 31%. 31% एंड ये हिंदूज का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो 28% है एंड मुस्लिम्स का 31% है. तो यहाँ पे डिफरेंस है. अगेन क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या है, 16% है, अगेन यहाँ पर डिफरेंस है. और अदर रिलीजियस कम्युनिटीज 15.7% है, राइट. एंड ये सारा डेटा कहाँ से, ये सारी डेटा जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड है.
ओके अब यहीं पे ही दूसरा एक देखो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मुस्लिम्स का है, ये हिंदूज का है, ये क्रिश्चियंस का है, ये अदर्स का है। क्रिश्चियंस का यू कैन सी इट इज वेरी लेस एंड अदर्स का इज ऑल्सो वेरी लेस, राइट, अदर रिलीजियस कम्युनिटीज का। ओके सच्चर कमेटी जो कि 2006 में ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया था, एंड दे हैड एस्टिमेटेड कि 31% ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। 31% जो मुस्लिम्स हैं वो इतने हैं। ये कब का है? ये 2004-5 की बात है ये। अब वहीं पे अगर हेड काउंट रेशियो अगर हम करें एससीज एसटीज का साथ में, तो दैट वाज 35% एंड हिंदू ओबीसीज का 21% था। ओके और जो हिंदू जनरल कैटेगरी में है वो है 8.7%, तो इनका हेड काउंट पॉवर्टी ये कम है। अदर्स जनरल वाले में ओबीसीज में 21% है एंड एससीज एंड एसटीज का दोनों का कोलैबोरेट करके इट इज एट दी 35%। सो ये सारी चीजें ये मतलब कास्ट के बेसिस पे इट इज एक्चुअली शोइंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज ऑल्सो, दैट हु इज एक्चुअली सफरिंग हाउ मच एंड हाउ मच ऑफ बेनिफिट द अदर पीपल आर गेटिंग एंड हाउ वी आर एक्चुअली सपोज्ड टू हैव आवर स्कीम्स। ठीक है, ये सारी चीजें बताने के पीछे का क्या मतलब है? ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट को पता है, राइट, तो गवर्नमेंट व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी प्लानिंग sorry, they will be planning their schemes accordingly. Okay, they will be planning their schemes accordingly, right? Just give me a second. राइट, स्कीम्स, क्योंकि देखो कभी भी कोई स्कीम आता है, एज ऑफ नाउ आई एम कवरिंग दीज स्कीम्स ओनली इन आधारशिला, सो यू कैन सी कि स्कीम्स जो हैं वो ऐसे ही रैंडमली नहीं बना देते हैं। गवर्नमेंट डोंट डू लाइक दैट, वो पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं कि हमको इनके लिए ये काम करना है, इनके लिए ये काम करना है, अब उसके हिसाब से दे कम अप विद द स्कीम्स, राइट। तो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स, अपनी जो भी फर्दर प्लानिंग रहेगी उनकी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन, व्हाटएवर दे कैन डू दैट अकॉर्डिंगली, राइट। एंड रिजर्वेशन ऑब्वियसली बात है कि वो भी होना जो है उसके बारे में भी दे कैन थिंक ऑफ। अब ये जो डिसप्रपोर्शनेट कॉन्सेंट्रेशन है पॉवर्टी का एसटीज, एससीज, ओबीसीज और मुस्लिम्स में इंडिया में, इट हैव रिमेन्ड स्टेबल ओवर द टाइम, उनका वैसा ही रहे ग्राफ एकदम, ठीक है, वैसे का वैसे ही ग्राफ रहा है इनका, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। द ऑथर इज सेइंग कि इससे ये पता चल रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है और एक्सक्लूजन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे कि एसटीज, ओबीसीज, एससीज एंड एज वेल एज दैट ऑफ द रिलीजन ऑल्सो, पर्टिकुलरली यहां पे पॉइंट आउट कर रहे हैं मुस्लिम्स को लेकर के, and have a causal relationship with the poverty and that of the deprivation. अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पर विचार करने वाली बात है, और विचार करने वाली वो बात क्या है? इट इज दैट कि गवर्नमेंट जो है वो इतने सारे जो स्कीम्स लेकर के आती है, ये जो इतने सारे प्लानिंग्स करती है, राइट, जॉब क्रिएशन का जो भी काम कर रहे हैं ये लोग, राइट, वी आर डूइंग दिस एंड दैट एंड ऑल, एजुकेशन रिलेटेड, राइट। सो व्हाट, ये क्या ऑल दीज आर इन वेन और व्हाट? अगर यहां पे ये चीज कह रहा है कि ये दिस इज एक्चुअली स्टेबल, इट हैज बीन स्टेबल, पॉवर्टी जिस तरीके से दिख रही है किनकी, एससीज की, एसटीज की, ओबीसीज की एंड स्पेसिफिकली मुस्लिम्स की, रिलीजियस कम्युनिटीज के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से हो रहा है और इनका पूरा स्टेबल जा रहा है, देन व्हाट डज इट मीन? तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो इतनी सारी प्लानिंग कर रही है, इतनी सारी चीजें कर रही है, एंड ईटीसी ऑल्सो, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम?
So we need to look into this thing that why they are not able to come over this thing. Okay. तो what I feel, सबसे पहले तो ये जो OBCs का क्रीमी लेयर इन्होंने हटा रखा है, तो that is really very good. उसी हिसाब से SCs and STs में भी क्रीमी लेयर जो है वो लेकर के आना जरूरी है, right? Then only everyone should be, you know, involved. Then only these people will actually get into the general category, है ना? अब जो भी क्रीमी लेयर में आ गया तो उनको जनरल कैटेगरी में डाल दो, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा, जो ऊपर की जो भी रिजर्वेशन का फायदा ले जा रहे थे, अब वो लोग हट गए. अब बच गए कौन? वो लोग जिनको एक्चुअली में नीड है रिजर्वेशन की. ओके, तो वो रह गए, and now they can get the benefit of those. The same thing can be applied on the Muslims also, right? The same thing could be done. This is not necessary कि सारे SCs, STs and OBCs and Muslims जो हैं सभी गरीब हैं, सभी मल्टीडायमेंशनली पॉवर्टी कैटेगरी में आते हैं, BPL में है, ऐसा तो नहीं है. तो जो नहीं है उनको हटाना है, ठीक है, और जो है उनको पहले उन्हीं को ही टारगेट करनी है, so that they can grow. क्योंकि रिजर्वेशन के पीछे का मेन मोटो क्या है रिजर्वेशन देने का? वो यही है कि जो बेचारे जिनके साथ हिस्टोरिकली गलत हुआ है, हिस्टोरिकली रॉन्ग जो वर्ड हम बोलते हैं, तो उन लोगों का हम उत्थान कर सके, उनको हम आगे बढ़ा सके. that's the फंडा बिहाइंड द रिजर्वेशन, है ना? तो वो चीज किया जा सकता है ओनली इफ वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आर्टिकल में एक और चीज है जिसको बोला जा रहा है करने के लिए, एंड दैट इज द रिजर्वेशन को फिर से रीथिंक करने की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है. तो रिजर्वेशन का जो हमने दायरा फिक्स करके रखा है कि नहीं भाई ओनली ये 50% जो है वो रिजर्वेशन रहेगा एंड 50% जो है ये ओपन रहेगा. ओके, तो ये अब नाउ यू कैन सी कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो दे वांट की रिजर्वेशन जो है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए. दिस इज व्हाट हैज बीन सेड. अब ये रिजर्वेशन का सारा चीज जो है वो मंडल कमीशन से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था. मंडल कमीशन लाने के पीछे डेफिनेटली ये जो है ओबीसीज को रिजर्वेशन देने का वो तो था ही उनके पीछे इस चीज का मोटो, लेकिन इसके पीछे एक और रीजन था, वो था पॉलिटिकल रीजन कि अगर हम जो है अपनी गद्दी छोड़ करके जा रहे हैं तो हम कुछ पॉलिटिकल ऐसा करके जाए कि आने वाली सरकार के लिए दिक्कतें क्रिएट होके रहें. ओके, तो वो भी एक मोटो था मंडल कमीशन को एस्टैब्लिश करने का. हिस्टोरिकली बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फ्यू थिंग्स. तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. इंडिपेंडेंस के बाद जो है फुल कास्ट मतलब ये वाली चीज ब्रिटिशर्स का तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है फुल कास्ट सेंसस करना इन्होंने जो है एन्यूमरेट करना बंद कर दिया था, बिकॉज इट विल एक्चुअली क्रिएट सम काइंड ऑफ डिविजन. ठीक है, हम कास्ट सेंसस लेते जाएंगे तो वो कास्टिज्म वाला जो माइंड से चीज है वो नहीं निकलेगा. दैट्स द सीन. तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो कि बीपी मंडल ने हेड किया था December 31, 1980 में, तो यहां पर इन्होंने कुछ पॉइंट कही थी, एंड दैट वाज कि देयर इज इक्वालिटी ओनली अमंग द इक्वल्स, टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपिचुएट द इनइक्वालिटी. इक्वल वाली भावना जो है ना वो सिर्फ इक्वल्स के बीच में ही है, लेकिन इनइक्वालिटी वाली चीज हटाने के लिए मतलब अनइक्वल्स को इक्वेट करने के लिए हमको इनइक्वालिटी को टारगेट करने की जरूरत है. दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड. मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो जब रिलीज हुई थी 19th एंड ये रिपोर्ट में इन्होंने कास्ट कम्युनिटी वाइज पॉपुलेशन फिगर्स जो है 1931 का जो सेंसस हुआ था बिफोर दी इंडिपेंडेंस, अब 1881 में सबसे पहले हुआ, उसके बाद 1931 में लास्ट टाइम ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ, एंड इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो है उसको बैन कर दिया गया कि कास्ट सेंसस नहीं होगी. तो 1931 के सेंसस के बेसिस पे उन्होंने सारी चीजें कैटेगराइजेशन किया और उन्होंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन के 52% जो है वो कौन है, ओबीसीज हैं. Okay, so the commission had also arrived upon a crucial conclusion that caste is also a class of citizens, and if the caste as a whole is socially and educationally backward, a reservation can be made in favor of such a caste on the ground that it is a socially and educationally backward
class of citizens within the meaning of Article 15 Clause 4. अब यहाँ पे आर्टिकल 15 जो क्लॉज 4 ये है क्या, उसका भी डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया गया है. ओके, सो आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी एंड इसी में ही आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ही दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ये पावर इंश्राइन करती है दैट इफ यू वांट टू कम अप विथ समथिंग, कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बेसिकली दे रही है ताकि वो क्या कर सके, जो लोग जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, किस तरीके से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ भी स्पेशल प्रोविजंस अगर लेकर के आना चाहती है तो दे कैन डू सो. एंड दिस इज द रीजन व्हाई डिस्पाइट हैविंग राइट टू इक्वालिटी मीन्स एवरीवन इज इक्वल, डिस्पाइट आप सोशली बैकवर्ड हो, एजुकेशनली बैकवर्ड हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है. लेकिन उसी आर्टिकल में जो है क्लॉज 4 उन्होंने ऐड कर दिया कि नहीं, अगर हमारी सोसाइटी में किसी तरीके की कोई इनइक्वालिटी है और सरकार चाहती है इफ दे वांट टू कम अप विद एनी काइंड ऑफ स्कीम्स और व्हाटएवर दे वांट टू डू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज पीपल, देन दे कैन डू सो. सो ये किस तरीके की चीज हो गई, आपने मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस में नोट दे दिया जाता है या फिर एस्ट्रिक मार्क दे दिया जाता है, राइट टू इक्वालिटी एंड एस्ट्रिक मार्क. एस्ट्रिक मार्क में क्या है, आर्टिकल 15 में ही क्लॉज 4. सो व्हाट इज दैट इज इट टॉक्स अबाउट. पॉपुलेशन शेयर जो है वो ओबीसीज का वो 52% अकॉर्डिंग टू दैट कास्ट सेंसस, जिसमें से कि सिर्फ 27% जो है वो रिजर्वेशन इनको दिया गया. टेक्निकली का अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है दिस थिंग technical and professional institutions was recommended by the Mandal Commission in order to keep the overall reservation for the SCs, STs and the OBCs together below the 50% ceiling, and that has been set by the Supreme Court itself. मैंने आपको इंदिरा शॉने केस बताई थी, इंदिरा शॉने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इसी में ही जो है ये 50% की सीलिंग सेट कर दी गई थी कि भाई आप जो है इससे ज्यादा नहीं कर सकते. ओके, identification of a group or collectivity by any criteria other than caste such as occupation cum social cum educational cum economic criteria ending in caste may not be invalid over here. And hence हमारा जो 103rd constitutional amendment था 50% जो है, भले ही हमने टारगेट लेकर के रखा हुआ था कि सीलिंग सेट कर दी गई है, बट उसके बाद भी यहाँ पर जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% जो है स्पेशल कैटेगरी दे करके 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उनको हमने रिजर्वेशन दिया. बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एससीज, एसटीज, ओबीसीज जो है वही सिर्फ बैकवर्ड है. देयर आर लॉट मेनी पीपल, कास्ट से भले ही वो राजपूत हो, कोई और कास्ट हो, बट वो तो वीकर हो, सेक्शन इकोनॉमिकली वीक तो हो ही सकते हैं. Okay, so that's the point over here. Okay, so these are the things related to this thing, and in the last it is actually talking about कि 50% जो threshold set करके रखा है, we need to actually think about that, उसको जो है आगे देखने की ज़रूरत है. and apart from that, जिस तरीके से बिहार में कास्ट सेंसस जो है वो हुआ है, उसी हिसाब से why not have it at the India level also, so that we can actually get a broader picture कि पूरा अभी सिचुएशन कैसा है इंडिया में. ओके, सो दैट्स द सीन. नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड आर्थराइटिस डे. आर्थराइटिस जो है ये आपने काफी टाइम सुना होगा, कॉन्वर्सेशन होती रहती है. तो आर्थराइटिस इस इमेज में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है. तो घुटने की दर्द जो है, जॉइंट पेन बेसिकली. तो आर्थराइटिस व्हाट इट इज, इट एक्चुअली रेफर्स टू द जॉइंट पेन और जॉइंट डिजीज, द इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ वन और मोर जॉइंट्स. ओके, अब ये जो है आपके घुटने में एक्चुअली पेन हो रही है, कोई स्वेलिंग हो गई है, उस टाइप की चीजों को, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द आर्थराइटिस. यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, right? While there are more than 100 such conditions, two common ones are the here is the osteoarthritis and the rheumatoid arthritis.
सो दीज आर द टू टाइप ऑफ कैटेगरीज जो कि आर्थराइटिस के अंडर ही आते हैं। एंड आर्थराइटिस जो है वो जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे आर्थराइटिस का इशू जो है वो लोग फेस करने लगते हैं। तो इट मीन्स दैट विद द ओल्ड एज यू एक्चुअली फेस दिस थिंग, राइट। तो इट कैन हैपन टू एनी वन, एनी पर्सन, और इट इज नॉट लाइक ओनली टू द फीमेल, फीमेल को ही होगा या मेल को नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन हैपन टू एनी वन एंड इट कैन अफेक्ट एनी मेल, फीमेल, रेस, एनीवन, राइट। अब यहाँ पे ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है इसमें क्या होता है, द कार्टिलेज विच इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द एंड्स ऑफ योर बोन्स वेयर दे फॉर्म अ जॉइंट वियर्स डाउन। जॉइंट में ये एक्चुअली रहती है फॉर द मूवमेंट बेसिकली। तो वो जो है, अब आप देखो मशीन ही है, मशीन ही बार बार घिसती जाती है, तो उसमें क्या होता है, इट वियर्स डाउन, वो खराब हो जाती है। तो दैट एक्चुअली हैपेंस विद दिस कार्टिलेज ऑल्सो, दैट एक्चुअली कवर्स योर जॉइंट, कॉजिंग अंडरलाइन बोन टू चेंज, बिकॉज फिर बाद में वो जो एक कवरिंग थी, वो लेयर थी, वो हट गई, अब बोन्स ही आपस में इस तरीके से हो रहे, तो इट एक्चुअली पेन्स, तो वो स्मूथनेस चली गई है। इट फ्रीक्वेंटली अकर्स इन द हैंड्स, नीज, हिप्स एंड द स्पाइन्स, ओके, because these are the ones which we keep on moving, है ना। Now apart from that 2022 में एक पेपर रिलीज हुई थी रिलेटेड टू दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द कार्टिलेज, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में 62.35 मिलियन लोग हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित हैं, उनको जो है इस चीज की प्रॉब्लम है। 2019 तक का डेटा के हिसाब से इन्होंने ये चीज जो है वो बताई थी, ओके। नाउ यहाँ पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी टिश्यूज कॉजिंग, यहाँ पे अब दी अदर कॉमन कंडीशन इज दी रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है। इसमें क्या है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली अटैक्स दी हेल्दी टिश्यूज एंड इट कॉजेज दी पेनफुल स्वेलिंग इन दी अफेक्टेड पार्ट्स। जो भी आपकी अफेक्टेड पार्ट है तो वहां पे आपको जो है ये दिस इज एक्चुअली अटैकिंग इट एंड यहाँ पे पेन बहुत होता है, स्वेलिंग होने लगती है, दैट हैपेंस। एंड ये जो आर्थराइटिस है इट एक्चुअली अफेक्ट्स द लिनिंग ऑफ योर जॉइंट्स एंड कैन इवेंचुअली लीड टू बोन एरोजन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी ऑल्सो। जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाएगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोन एरोड जो है वो होने लगता है। सो खतरनाक, बोन्स एरोड हो रहे हैं, इमेजिन कितना खतरनाक सिचुएशन है। वाइल दिस इज क्वाइट कॉमन व्हेन इट कम्स टू दी हैंड्स, रिस्ट्स एंड नीज। हैंड्स में, रिस्ट में और नीज में, घुटनों में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये जो है ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देता है, जैसे कि स्किन हो गए, आईज हो गए, हार्ट हो गया। तो आर्थराइटिस को हल्के में लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव पोस्ट है। तो इट्स नॉट लाइक कि बस पेन हो रहा है, इट इज मोर देन दैट, इट इज वे मोर देन दैट। आर्थराइटिस को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बता रहा है कि जैसे कि अगर विमेन की हम बात करें तो इट इज लाइकली टू डेवलप एट द एज ऑफ 50, आफ्टर द एज ऑफ 50 एंड जेनेटिक्स टू प्ले अ रोल। तो जीन्स जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंड 50 की एज के बाद ये एक्चुअली ऐसा होता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या है कि फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकेशन, जिसमें कि पेन एंड सर्जिकल ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं रिलेटेड टू दिस थिंग। अब RA यानी कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो एज ऑफ नाउ इनकी स्पेसिफिक कॉजेस का हमको उतना कुछ पता नहीं है, बट यहाँ पर ये चीज कहा जाता है दैट इट इज बिलीव्ड दैट देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटेड टू दिस थिंग, जैसे कि वायरल और या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, स्मोकिंग हो गया। तो ऑल दीज आर द काइंड ऑफ थिंग जो कि आपको उस टाइप की जो जीन्स है उसको ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो आपको हो सकती है। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी यहाँ पर जो ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करें तो उसका क्योर जरूर बता दिया गया है, बट यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू दी रियोमेटॉइड दिस आर्थराइटिस उसका किसी तरीका कोई क्योर जो है वो नहीं है। इट कैन बी ट्रीटेड एंड मैनेज्ड विद द मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी एंड द सेल्फ मैनेजमेंट दैट इज देयर, ओके।
So these are the things related to this particular point. Now the last article of the day, and the last article of the day is related to the ozone layer. सबसे पहले तो हम एटमॉस्फेयर का देख लेते हैं, राइट. सो दिस इज द अर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, 0 to 12 किलोमीटर्स. देन कम्स द स्ट्रेटोस्फेयर 12 to 50 किलोमीटर्स. देन कम्स द मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन हियर द एक्सोस्फेयर इज देयर. ओके, कार्बन लाइन जो है ये मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर के बीच में है, सो दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन ओवर हियर. आपका ओजोन लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसके बीच में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. तो ये अभी रिसेंटली ये चीज देखने के लिए मिली है. तो एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका उसके ऊपर की ओजोन लेयर का जो है होल वो काफी बड़ा हो गया है, बहुत ही ज्यादा बड़ा यहाँ पर जो है वो हो गया है. अब ओजोन जो है वो बेसिकली हमारे लिए ये ओजोन लेयर क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओजोन लेयर अगर नहीं रहेगी तो जो हार्मफुल रेज हैं सन की वो यहाँ पर एंटर करेंगी वर्ल्ड में, मतलब हमारी धरती पे, और इससे जो है स्किन कैंसर होने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. बहुत सारी इश्यूज जो है इससे हो जाती हैं. दिस इज क्वाइट यूजफुल. ये जो ओजोन लेयर है ये लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इनका होना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाई? बिकॉज ओजोन लेयर से बहुत सारी जो हार्मफुल रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती हैं. दैट्स द पॉइंट ओवर हियर एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये कह रहा है कि ओजोन लेयर इज जस्ट एन एरिया वेयर देयर इज अ डिपिक्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस. देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस ओवर देयर इन दी व्हेन इट कम्स टू द ओजोन. ओजोन की लेयर जो है वो कह रहे हैं कि ये इसकी ओजोन की जो लेयर है यहाँ पे इतना बड़ा होल होने के पीछे के बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं. इसके पीछे एंटार्क्टिक के पीछे मतलब ये सारे जो रीजंस बताए जा रहे हैं उसमें है जैसे कि वाइल्ड फायर रिसेंटली हुआ है, and this happened because of the climate change, right. और ये ओजोन लेयर इट इज दी 3 times ऑफ द ब्राजील का साइज, ठीक है. ब्राजील के साइज का 3 times है ये ओजोन लेयर की, इतनी बड़ी होल हो रखी है वहां पे एंटार्क्टिक में. ओके, सो इसके पीछे का रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाइल्ड फायर रिसेंटली हुए थे, उसके अलावा ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं. दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच ये स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि यहाँ पे ये ओजोन लेयर जो है वो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, राइट. लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो एक पॉइंट ये कह रहे हैं साइंटिस्ट कि दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर होल, बिकॉज ये जो रीजंस थे उसकी वजह से ये ओजोन लेयर इस तरीके से इसकी होल जो है वो इतनी बड़ी हो गई है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू डेफिनेटली कवर अप. ये वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पे हुआ था ये ध्यान रखिएगा, टोंगा में हुआ था, 2022 में हुई थी, ठीक है. 2022 में ये जो है इरप्शन हुआ था. तो साइंटिस्ट जो हैं ये चीज को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रह रहे हैं दैट यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट दिस पर्टिकुलर होल, क्योंकि दिस हैज एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है. The size of hole over the year Antarctic is linked to unique meteorological conditions, जिसमें कि temperature, pressure, winds and direction जो है ये सारे के सारे continent पे काफी ज्यादा रहे हैं, which has actually impacted the ozone layer from beneath, and that is the reason why यहाँ पे इतना बड़ा होल जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है. बट राहत की बात ये है कि scientists are actually saying that you don't have to worry about this thing anymore. Okay, chalo. So this is it related to today's analysis. I hope that you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night, sayonara, jai hind.